हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में आप सभी का। फ्रेंड्स, पिछले वीडियोस में हम लोगों ने डायमेंशनल एनालिसिस, विमीय विश्लेषण को स्टडी करना स्टार्ट किया। इसी सीरीज में आज हम आगे एक और वीडियो के साथ हैं और इस वीडियो में डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करके हम किस तरीके से अगली प्रोसेस को करेंगे वो देखेंगे। और वो अगला प्रोसेस क्या है? टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन। एक गिवन फिजिकल इक्वेशन है और हम चेक करना चाहते हैं कि ये फिजिकल इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। तो हम कैसे करेंगे इस प्रोसेस को? आज के वीडियो में हमें यही देखना है। फ्रेंड्स, बिना डिले किए हुए हम आज के प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले कहना चाहती हूँ कि अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आइए आज के टॉपिक पर हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप पिछले वीडियो से ही जान चुके हैं कि डायमेंशनल एनालिसिस यानी विमीय विश्लेषण क्या है। So, the method of studying a physical phenomena on the basis of dimensions is called dimensional analysis. कोई भी फिजिकल फिनोमेना को अगर आप डायमेंशंस के बेस पर स्टडी करते हैं, और डायमेंशंस यानी विमा क्या है ये भी पिछले वीडियो में आपको मैंने बताया है, आपने देखा है, वहाँ पे सीखा है। अगर कोई भी डाउट है तो पिछले वीडियो में जाइए। फिर भी आपको डाउट क्लियर नहीं होता है तो कमेंट लिखना बिल्कुल भी ना भूलें, मैं फिर से आगे के वीडियोस में आपके साथ डिस्कस करूंगी। सो फ्रेंड्स, डायमेंशनल एनालिसिस क्या है? किसी गिवन फिजिकल फिनोमेना को डायमेंशंस के बेस पर जब हम स्टडी करते हैं तो उसे हम डायमेंशनल एनालिसिस कहते हैं। फिजिकल फिनोमेना यानी आपके आसपास जिन चीज़ों को आप ऑब्जर्व करते हैं, मेजर करते हैं, वहाँ क्या घटित हो रहा है, क्या हो रहा है आपके आसपास, उसे स्टडी करना, उसे आप फिजिकल फिनोमेना में काउंट करते हैं। इसे हम मोटे तौर पे ऐसा ही बोलेंगे। और उसे जब स्टडी करने के लिए हम डायमेंशंस को बेस बनाते हैं यानी विमा को सेलेक्ट करते हैं उसे स्टडी करने के लिए, तो इसी को हम कह देते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। और डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करके हम 3 मेन जो बेसिक हमारे प्रोसेसेस हैं उनको हम परफॉर्म करते हैं। द 3 मेन यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस यानी क्या 3 यूज हैं जो हम कर पाते हैं डायमेंशनल एनालिसिस यानी विमीय विश्लेषण को यूज करके। तो उनमें से हमारा फर्स्ट जो हमने डायमेंशनल एनालिसिस का यूज देखा है पिछले वीडियो में, वो है टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर। गिवन फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को चेंज करना हम कैसे कर पाते हैं, और उसके लिए हम यूज करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। इसे हमने आपने पिछले वीडियोस में देखा है। फ्रेंड्स, सेकंड हमारा डायमेंशनल एनालिसिस का जो यूज है, इंपॉर्टेंट यूज, वो है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ गिवन फिजिकल इक्वेशन। एंड थर्ड यूज है डायमेंशनल एनालिसिस का मोस्ट इंपॉर्टेंट, टू डिराइव अ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम ये सेकेंड यूज स्टडी करने वाले हैं। हम कैसे चेक करेंगे करेक्टनेस ऑफ अ गिवन फिजिकल रिलेशन, गिवन फिजिकल इक्वेशन, वो हम देखेंगे आज के वीडियो में। यानी डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करके हम कैसे चेक कर सकते हैं कि गिवन इक्वेशन जो फिजिक्स की इक्वेशन है, फिजिकल इक्वेशन है, वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। ये हम स्टडी करने वाले हैं आज के वीडियो में। तो आइए आगे बढ़ते हैं। टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ अ गिवन फिजिकल इक्वेशन, हम चेक करेंगे कि हमारी गिवन इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। यानी जो हम 3 यूज देख रहे थे डायमेंशनल एनालिसिस का, उसमें से सेकेंड वाले को हम यहाँ पे आज स्टडी करेंगे, डिटेल स्टडी। तो फ्रेंड्स, अगर हम चेक करना चाहते हैं कि गिवन फिजिकल इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या कि नहीं, तो इसमें हमें सबसे पहले तो ये जान लेना चाहिए कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन,
यानी विमीय समांगता का सिद्धांत क्या है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। इंग्लिश मीडियम के बच्चे इसे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस कहते हैं, और हिंदी मीडियम के बच्चे बोलेंगे विमीय समांगता का सिद्धांत, क्योंकि ये वो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, जिसे यूज करके ही हम डायमेंशनल एनालिसिस में चेक कर पाते हैं कि गिवन फिजिकल इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या कि इनकरेक्ट है। तो हम आइए देख लेते हैं यहाँ पर कि क्या है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, अ फिजिकल इक्वेशन will be dimensionally correct if the dimensions of all the terms occurring on both sides of the equation are the same। आप समझ पा रहे होंगे, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, क्या कहता है विमीय समांगता का सिद्धांत? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन क्या कहता है? तो ये कह रहा है अ फिजिकल इक्वेशन will be dimensionally correct। A physical equation will be dimensionally correct। एक given जो physical equation है वो dimensionally correct होगी। कब correct होगी? If the dimensions of all the terms, if the dimensions of all the terms occurring on both sides of the equation are the same। अगर जो given equation है उसके दोनों तरफ, फ्रेंड्स इक्वेशन कही जा रही है तो जाहिर सी बात है कुछ लेफ्ट हैंड साइड पे टर्म्स होंगे, कुछ राइट हैंड साइड पे होंगे, और बीच में इक्वल का साइन बना होगा, बराबर का निशान होगा। और अगर इस इक्वलिटी साइन के दोनों तरफ यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड जो भी टर्म्स हैं उन सभी टर्म्स का डायमेंशन सेम होगा तो ही हमारी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगी। अब फ्रेंड्स यहां हमने कहा गिवन इक्वेशन के लेफ्ट साइड और राइट साइड यानी दोनों साइड के जितने भी टर्म्स हैं उन सभी के डायमेंशन सेम हो तभी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगी, जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस कह रही है। यहां हमने कहा सभी टर्म्स, है ना, इसका मतलब क्या है? लेफ्ट साइड में कुछ टर्म्स होंगे जो ऐड या सब्ट्रैक्ट किए गए होंगे, और राइट साइड में कुछ टर्म्स होंगे जो ऐड या सब्ट्रैक्ट किए गए होंगे। यहाँ जो सभी टर्म्स की बात हो रही है वो ऐड या सब्ट्रैक्ट किए जाने वाले टर्म्स की बात हो रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस 80, तो ये फिजिकल इक्वेशन आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। ये एक फिजिकल फिनोमेना को रिप्रेजेंट करती हुई इक्वेशन है और इसलिए हम इसे फिजिकल इक्वेशन कह रहे हैं। अब इसमें लेफ्ट साइड एक ही टर्म है v, लेफ्ट साइड आपके पास एक ही टर्म है v, इसलिए यहां सिंगल टर्म की डायमेंशन आप देख लेंगे कि लेफ्ट साइड में जो टर्म है उसकी डायमेंशन कितनी है। फिर आप राइट साइड में जाते हैं, यहां देखिए दो टर्म्स को आपने ऐड किया है, सब्ट्रैक्शन नहीं किया यहां क्योंकि इक्वेशन में सब्ट्रैक्शन नहीं है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन की हम बात करते हैं। तो राइट साइड में दो टर्म्स को हमने ऐड किया। तो अब जब राइट साइड में जाएंगे तो हमें देखना है कि u की डायमेंशन कितनी है और 80 की डायमेंशन कितनी है। और अगर जो u की डायमेंशन है वही डायमेंशन 80 की हो जाती है, यानी दोनों की सेम डायमेंशन है, और वही डायमेंशन v की है, तो ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगी। यानी गिवन फिजिकल इक्वेशन के बोथ साइड जितने भी टर्म्स हैं उन सब की डायमेंशन सेम होगी, यानी लेफ्ट हैंड साइड की जो डायमेंशन है वही डायमेंशन राइट हैंड साइड की होगी। और अगर लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड पर एक से ज्यादा टर्म्स को हमने ऐड या सब्ट्रैक्ट किया है तो वो एडेड या सब्ट्रैक्टेड जितने टर्म्स होंगे उन सबकी डायमेंशन भी सेम होगी। क्यों एडेड या सब्ट्रैक्टेड टर्म्स की डायमेंशन सेम होगी? क्योंकि फ्रेंड्स सेम फिजिकल क्वांटिटी जो है उसी को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या उसी को हम कंपेयर कर सकते हैं। यदि इक्वल भी हम लिखेंगे तो सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी को लिखेंगे, हम मास के इक्वल लेंथ को कभी नहीं लिख सकते। मास के इक्वल मास ही लिखेंगे, लेंथ के इक्वल लेंथ ही लिखेंगे, और
अदर जो जैसे वेलोसिटी के इक्वल है तो वेलोसिटी ही लिखी जाएगी। इसी बात को यहाँ सेकेंड स्टेप में मैंने क्लियर किया है। Here we must take care of the fact that physical quantities of the same kind can be added, subtracted और compared। यानी जो सेम काइंड की फिजिकल क्वांटिटी होगी, सेम तरीके की फिजिकल क्वांटिटी है, उसी को हम ऐड, सब्ट्रैक्ट या कंपेयर कर सकते हैं। द फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड और कंपेयर्ड। यानी मास को मास से ही हम ऐड या सब्ट्रैक्ट या कंपेयर करेंगे, एक्सीलरेशन को एक्सीलरेशन से ही ऐड, सब्ट्रैक्ट या कंपेयर करेंगे, एक्सेट्रा। तो फ्रेंड्स, ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन है। यहाँ जो एक स्टेप में बात कह दी गई है कि गिवन फिजिकल इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगी अगर उसके दोनों साइड के जो जितने भी टर्म्स हैं उन सभी की डायमेंशन सेम है। तो फ्रेंड्स, इसे आप स्टेप्स में कई बार लिखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन को आप 2 स्टेप में कई बार लिखते हैं। तो इसी बात को आप कैसे उसे एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं कि गिवन फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशनली करेक्ट होगी अगर उसकी लेफ्ट हैंड साइड की जो डायमेंशन है वही उसकी राइट हैंड साइड की भी डायमेंशन हो। और जब हम लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड की बात करते हैं तो यहाँ कई बार लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में हम एक से ज्यादा टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, और अगर लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड पे एक से ज्यादा टर्म्स एडेड या सब्ट्रैक्टेड हैं तो सभी टर्म जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट किया गया है उनकी डायमेंशंस भी सेम होगी। अगर ये 2 स्टेप्स फॉलो हो रहे हैं तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन के अकॉर्डिंग हमारी गिवन फिजिकल इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ आपने समझ लिया होगा, सीख लिया होगा कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन क्या है और उसे हम आगे कैसे अप्लाई करने वाले हैं, कैसे अप्लाई करेंगे, इस पर अभी हम एक और डिस्कशन यहाँ छोटा सा कर लेते हैं। To check the dimensional correctness of the physical equation, we make use of the principle of homogeneity of dimension. तो जो हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन में बात की उसको एज सच हमें गिवन इक्वेशन पर अप्लाई करना है, जिससे हम चेक कर पाए कि गिवन इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। इफ द डायमेंशंस ऑफ ऑल द टर्म्स ऑन द 2 sides of the equation are same, then the equation is dimensionally correct। यानी गिवन फिजिकल इक्वेशन के दोनों साइड में जितने टर्म्स हैं, जिनको टर्म्स का मतलब जो ऐड या सब्ट्रैक्ट किए गए हैं, अगर उनकी डायमेंशन सेम है तो गिवन इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। और इसको हम कैसे करते हैं? इसको करने के लिए मान लीजिए जो हमने इक्वेशन लिया था v = u + at, तो वही लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन यानी v की डायमेंशन आप निकाल लीजिए कितनी है। फिर एक इस साइड तो एक ही टर्म था तो एक ही की डायमेंशन चेक कर लिया। अब जो v की डायमेंशन है, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन है, जो वही डायमेंशन होनी चाहिए राइट हैंड साइड की भी, यानी दोनों साइड की डायमेंशन सेम होगी, पहला स्टेप। अब दूसरी तरफ जब जाते हैं तो दूसरी तरफ एक से ज्यादा टर्म ऐड किए गए हैं, यानी 2 टर्म्स हैं जो कि ऐड किए जा रहे हैं यहाँ पर। तो हम चेक करेंगे राइट हैंड साइड की डायमेंशन निकालने में हमें इन दोनों टर्म्स की डायमेंशन पहले चेक करनी पड़ेगी। तो आप निकालोगे u की डायमेंशन, फिर आप निकालेंगे at की डायमेंशन। तो सबसे पहले तो हम चेक कर लें क्या u और at की डायमेंशन सेम है, क्योंकि सिमिलर टर्म्स को ही तो हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर u और at की सेम डायमेंशन आ जाती है तो जो u की डायमेंशन है, जो at की डायमेंशन है, वही डायमेंशन होगी u + at की, क्योंकि सिमिलर टर्म्स को ही आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे मास को मास से ऐड करेंगे, अब अगर हम कहते हैं 2 kg + 5 kg तो ये 7 kg बनता है। kg को आप एक ही बार लिख रहे हैं, यूनिट को आप एक ही बार लिख रहे हैं। बिल्कुल उसी तरीके से डायमेंशन भी जो u की डायमेंशन है और वही at की डायमेंशन है, तो वही डायमेंशन हो जाएगी u + at की भी। तो फ्रेंड्स, अगर u + at की जो डायमेंशन आई है वही डायमेंशन v की भी है, तो इसका मतलब इसमें दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशन सेम हो गई, तो ये गिवन इक्वेशन जो है वो डायमेंशनली करेक्ट होगी।
यही बात प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन में बोली गई और वही बात यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है कि कैसे हमें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को यूज करके, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन को यूज करके हमें चेक करना है कि गिवन इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। अब इसी चीज को हम आगे देख लेते हैं कि हम कैसे अप्लाई करेंगे। अभी एक इक्वेशन को मैंने शॉर्ट में एक्सप्लेन किया, v इज इक्वल टू u प्लस AT में हम कैसे चेक करेंगे कि डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। अब हम पूरा एक एग्जाम्पल एक इक्वेशन का लेकर के यहाँ देख लें कि कैसे यूज होगा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ अ गिवन फिजिकल इक्वेशन। तो फ्रेंड्स, इसे चेक करने के लिए हम यहाँ जो इक्वेशन सेलेक्ट कर रहे हैं वो इक्वेशन है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, और बहुत अच्छी तरीके से ये इक्वेशन भी आप जानते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पर आपने लिया s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपका टर्म आ रहा है s का मतलब डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो हम इस s से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो डिस्टेंस यानी लेंथ, तो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन कितनी हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन आ गई L। लेफ्ट हैंड साइड पे एक ही टर्म था तो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन निकल गई। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड पर। तो फ्रेंड्स, राइट हैंड साइड पे तो दो टर्म्स हैं, एक टर्म है ut और दूसरा है हाफ AT स्क्वायर, जिनको ऐड किया गया है। तो राइट हैंड साइड की डायमेंशन निकालनी है तो हमें किसकी डायमेंशन चाहिए, हमें डायमेंशन चाहिए ut प्लस हाफ AT स्क्वायर की, जिसमें दो टर्म्स है। तो सबसे पहले हम एक एक करके दोनों टर्म्स की डायमेंशन चेक करें। तो डायमेंशन ऑफ ut निकालना होगा। ut की डायमेंशन निकालने में u यानी वेलोसिटी, t यानी टाइम, दोनों की डायमेंशन आप देख लीजिए और दोनों को यूज करके जब ut की डायमेंशन आप निकालेंगे तो सीधी सी बात है, आ जाएगी डायमेंशन L। ये निकालना इस सीरीज की पहली वीडियो में आपने देखा हुआ है, तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि किस तरीके से हम ये डायमेंशन निकाल रहे हैं। इसमें जो सेकेंड टर्म है वो हाफ AT स्क्वायर है, तो हाफ AT स्क्वायर की डायमेंशन भी हम निकाल लेते हैं। A यानी एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन यानी त्वरण की डायमेंशन आप जानते हैं LT की पावर -2, और दूसरा टर्म है T यानी टाइम, जिसका स्क्वायर है, तो दूसरे टर्म में T की पावर 2। यहाँ भी आप जब इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स तो L टू द पावर 1 है और यहाँ T टू द पावर -2 और T टू द पावर 2। मल्टीप्लीकेशन में जो टर्म होते हैं उनकी पावर ऐड होती है, तो -2 प्लस 2 0 हो जाएगा। और आप जानते हैं किसी भी टर्म की पावर अगर 0 है, जैसे x टू द पावर 0, a टू द पावर 0, ऐसे t टू द पावर 0 होगा तो ये वैल्यू हो जाएगी 1। तो जब 1 में बदल जाएगा t टू द पावर 0, इसका मतलब है कि पूरा टर्म जो हमारे पास है L t टू द पावर -2 इंटू t टू द पावर 2, तो L इंटू 1 बन जाएगा यानी L बन जाएगा ये। इसी तरीके से हमने यहाँ भी किया और इसी तरीके से हमने सेकेंड वाले टर्म की भी डायमेंशन निकाली और हमें मिल जाता है कि ut की जो डायमेंशन है यानी L, उतनी ही डायमेंशन है हाफ AT स्क्वायर की। फ्रेंड्स, डायमेंशन निकालने में आप जानते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ फिजिकल टर्म जो है यानी AT स्क्वायर को ही कंसीडर किया जाता है, इसलिए हाफ का यहाँ पे कोई भी यूज नहीं है। तो फ्रेंड्स, जो ut की डायमेंशन है वही हाफ AT की स्क्वायर की डायमेंशन आ गई है। तो इन दोनों को ऐड करने पे भी इसकी डायमेंशन क्या बनेगी, L, क्योंकि ut की L है, हाफ AT स्क्वायर की L है, तो इन दोनों टर्म को ऐड करने पर भी डायमेंशन आएगी L। दैट मीन्स यहाँ पर राइट हैंड साइड की डायमेंशन क्या बन गई, L। तो लेफ्ट हैंड साइड की भी डायमेंशन L और राइट हैंड साइड की भी डायमेंशन L, यानी लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन इज इक्वल टू राइट हैंड साइड की डायमेंशन हो गई। और यही चीज हमें प्रूफ करना था कि लेफ्ट साइड या राइट साइड में जितने भी टर्म्स हमने ऐड या सबट्रैक्ट किए हैं उनकी डायमेंशन सेम हो और लेफ्ट साइड की जो डायमेंशन है वही राइट साइड की हो। जैसे ही ये प्रूव होता है यानी गिवन इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट हो गई। As all the terms on both sides of the equation have the same dimensions, so the given equation is dimensionally correct। तो फ्रेंड्स, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को यूज करके आप देखते हैं कि S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर डायमेंशनली
करेक्ट है। यहाँ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हम डिस्कस करेंगे क्योंकि इस पे बेस्ड भी क्वेश्चन बहुत बनते हैं एग्जाम में, और वो क्या है, अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन इज नॉट ऑलवेज अ करेक्ट इक्वेशन। हमने यहाँ डायमेंशनल एनालिसिस यूज करके चेक किया है कि गिवन फिजिकल इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। तो फ्रेंड्स, अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन इज नॉट ऑलवेज अ करेक्ट इक्वेशन। अगर एक इक्वेशन हमें मिलती है डायमेंशनली करेक्ट है, तो ये जरूरी नहीं कि ये हमेशा पूरी तरह से करेक्ट इक्वेशन हो, वो डायमेंशनली करेक्ट है, विमीय बेस पर, डायमेंशनल बेस पर वो करेक्ट है। जरूरी नहीं है कि वो इक्वेशन पूरी तरह से करेक्ट हो, उसमें किसी और बेस पर कमी हो सकती है। बट अ करेक्ट इक्वेशन इज ऑलवेज डायमेंशनली करेक्ट। लेकिन अगर कोई इक्वेशन हर तरीके से करेक्ट है तो डायमेंशनली भी करेक्ट होगी। एंड अ डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन इज ऑलवेज इनकरेक्ट। अगर पहले ही स्टेप में आपको मिल जाता है, आप चेक करते हैं कि इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट, और वो इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है, तो इनकरेक्ट इक्वेशन ही कही जाती है। बात को फिर से देखिए, अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन इज नॉट ऑलवेज अ करेक्ट इक्वेशन। उसमें कोई दूसरी तरीके की कमी हो सकती है, लेकिन अगर इक्वेशन करेक्ट है यानी सही इक्वेशन है, तो वो हमें डायमेंशनली भी करेक्ट होगी ही होगी। बट अ करेक्ट इक्वेशन इज ऑलवेज डायमेंशनली करेक्ट। और अगर हमारी इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है यानी सही नहीं है डायमेंशनली, तो वो ऑलवेज इनकरेक्ट इक्वेशन में ही जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और इसे हम एग्जांपल से कैसे कह सकते हैं, तो देख लीजिए, अभी हमने देखा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और आप अच्छे से जानते हैं कि ये इक्वेशन करेक्ट इक्वेशन है, और आपने चेक किया कि ये इक्वेशन डायमेंशनली भी करेक्ट है। लेकिन अगर इसी इक्वेशन को हम लिख दें s इज इक्वल टू ut प्लस at स्क्वायर, देखिए हमने हाफ को गायब कर दिया यहां से, लेकिन अगर आप डायमेंशनली चेक करेंगे तो ये डायमेंशनली करेक्ट आएगी, क्योंकि डायमेंशंस में हमें न्यूमेरिकल वैल्यू हाफ को यूज ही नहीं करना था, तो इसका कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा। हम उसे लिखें या हटा दें, ये डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन आएगी। लेकिन आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये सेकेंड इक्वेशन डायमेंशनली भले ही करेक्ट आ रही है, लेकिन वैसे ये इनकरेक्ट इक्वेशन है, यानी डायमेंशनली करेक्ट होना ये बात कंफर्म नहीं करता कि इक्वेशन ऑलवेज करेक्ट ही होगी, वो इनकरेक्ट भी हो सकती है। जैसे कि इस केस में ये डायमेंशनली करेक्ट है, लेकिन वैसे इनकरेक्ट होगी इक्वेशन। लेकिन अगर पहले ही स्टेप में आ जाए कि कोई इक्वेशन डायमेंशनली ही इनकरेक्ट है, जैसे मान लीजिए इसको हम लिख देते हैं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a। अब आप चेक करिए तो राइट हैंड साइड में जो दो टर्म्स है उनकी डायमेंशन ही मिसमैच हो जाएगी, और आप लिख देंगे डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन है। जैसे ही डायमेंशनली इनकरेक्ट आप कहते हैं, इसका मतलब ये ऑलवेज इनकरेक्ट होगी, और आप देख भी रहे कि ये इनकरेक्ट इक्वेशन है। तो डायमेंशनली इनकरेक्ट होना ये श्योर कर देता है कि ये इनकरेक्ट इक्वेशन है, लेकिन डायमेंशनली करेक्ट होना ये कंफर्म नहीं करता है। अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो डायमेंशनली करेक्ट होना ये कंफर्म नहीं करता कि हमारी इक्वेशन करेक्ट इक्वेशन ही होगी, वो इनकरेक्ट इक्वेशन भी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, ये फैक्ट आपको यहाँ एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा कि डायमेंशनली इनकरेक्ट तो हमें बता देता है कि इक्वेशन इनकरेक्ट है, लेकिन डायमेंशनली करेक्ट होना हमें ये नहीं बताता कि वो इक्वेशन ऑलवेज करेक्ट ही होगी। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है आज के स्टडी के लिए। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे की जानकारी के लिए आगे के वीडियोस देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।